अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं नेटो के ऊपर। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग नेटो के बारे में सीखेंगे कि नेटो क्या है, नेटो को क्यों बनाया गया और आज के परिप्रेक्ष्य में नेटो की इम्पोर्टेंस क्या है या इसकी महत्वपूर्णता क्या है कि नेटो क्यों ज़रूरी है और नेटो आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा क्यों है। ठीक है, इसको हम रिलेट करेंगे रशिया और यूक्रेन के वॉर से भी। चलिए शुरू करते हैं। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो है क्या? नेटो है क्या? सवाल आता है कि ये नेटो है क्या। नेटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है भाई? ये एक तरह का सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है ये? इट्स अ मिलिट्री अलायंस। नेटो क्या है? नेटो एक प्रकार का मिलिट्री अलायंस है या फिर सैन्य संगठन है। तो सवालिया निशान ये आया कि ऐसे सैन्य संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? सैन्य संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों नेटो में, ये सवाल आता है। तो चलिए इसको सीखते हैं और जानते हैं कि सब क्या है और क्या नहीं है। नेटो का अपना एक इतिहास है। पहले आप नेटो के इतिहास को सीखिए, तब आप जान पाएंगे कि नेटो क्यों बना, कैसे काम करता है, क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखिए, नेटो का इतिहास बहुत पुराना है। 1960 में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। क्या शुरू हुई थी? 1960 में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति शुरू हुई थी? औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति शुरू हुई थी? 1960 में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ था। कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति चालू हुई थी। कब? 1760 में। 1760 में औद्योगिक क्रांति चालू हुई थी ब्रिटेन में। इसका तात्पर्य क्या है? इसका ये मतलब है कि पहली बार विश्व में कहीं कपड़ा मशीन से बनना चालू हुआ था। विश्व में तो पहली बार मशीन का प्रयोग लाया गया था इंसानों के बदले। इसी को कहा गया औद्योगिक क्रांति। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति, देखिए, औद्योगिक क्रांति होने के बाद लगातार जो है कुछ क्या होते रहे? आविष्कार होते रहे, इन्वेंशन होते रहे। आविष्कार होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, औद्योगिक क्रांति को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। देखिए, जैसे बात करें स्पिनिंग जेनी, ये क्या चीज़ है भाई? जेम्स हरग्रीव्स ने इसे खोजा था, स्पिनिंग जेनी करती क्या थी? स्पिनिंग जेनी जो है क्या करती थी? एक से अधिक तारों को काटती थी। जैसे तार नहीं काटते, गांधी जी पहले तार काटते थे चरखे में, तो ये एक से अधिक तारों को काटती थी एक साथ। क्या करती थी? एक से अधिक तार काटती थी। स्पिनिंग जेनी क्या करती थी? एक से अधिक तारों को क्या करती थी? एक साथ काटती थी। और इसे खोजा था किसने? जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में। 1765 में जेम्स वॉट ने 1765 में जेम्स वॉट ने कौन सा? भाप से चलने वाला इंजन, भाप इंजन की खोज कर ली। भाप से चलने वाला इंजन, या हम लोग कह सकते हैं वाष्प से चलने वाला इंजन, स्टीम इंजन। कौन सा इंजन? स्टीम से चलने वाले इंजन की खोज कर ली थी किसने? जेम्स वॉट ने। ठीक है, जेनी ने क्या कर दिया था? इन्होंने ले आया था स्पिनिंग जेनी ले आए थे। कौन? हरग्रीव्स और जेम्स वॉट इंजन ले आए थे। उसके बाद वाटर फ्रेम क्या आ गया था? वाटर फ्रेम आ गया था। वाटर फ्रेम ये भी ज़्यादा जो है पानी से चलता था। और उसके बाद 1793 में कॉटन गिन। 1793 में क्या आ गया था? 1793 में कॉटन गिन का आविष्कार हो गया था। ये कॉटन गिन एले व्हाइटने ने डिस्कवर की थी और इसका इन्वेंट की थी एले व्हाइट ने। और इसमें करता क्या था ये कॉटन गिन? ये रुई से बीज को
अलग कर देती थी, रुई को बीज से क्या कर देती थी, अलग कर देती थी। इसका नाम था कॉटन गिन। ये कौन सी मशीन थी, कॉटन गिन थी। इन सब चीज़ों की इन्वेंशन के बाद, इन सब के आविष्कार के बाद बहुत तेजी से प्रोत्साहन मिला किसे, औद्योगिक क्रांति को, जो शुरू हुई थी कहाँ पे, ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें तो 1776 में इस व्यक्ति का नाम है एडम स्मिथ। इस व्यक्ति का नाम क्या है, एडम स्मिथ। क्या नाम है इनका, नाम है एडम स्मिथ। और ये जो है एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसे कहते थे लेज़ेस-फेयर। क्या कहते थे, लेज़ेस-फेयर। इस लेज़ेस-फेयर से हम क्या समझते हैं, पहले लेज़ेस-फेयर को ही समझिए। लेज़ेस-फेयर क्या है, लेज़ेस-फेयर का मतलब होता है स्वेच्छा व्यापार। क्या होता है, लेज़ेस-फेयर का मतलब होता है स्वेच्छा व्यापार। कैसा होता है, स्वेच्छा व्यापार, सॉरी, स्वेच्छा व्यापार मतलब अपनी इच्छा से व्यापार करने का मतलब होता है लेज़ेस-फेयर। और लेज़ेस-फेयर एक फ्रेंच शब्द था। कौन सा शब्द था, एक फ्रेंच शब्द था, फ्रेंच शब्द था। कैसा शब्द था, फ्रेंच शब्द था। स्वेच्छा व्यापार मतलब अपनी इच्छा से व्यापार। इसमें कई तरह की बातें बताई इन्होंने, एडम स्मिथ ने, लेज़ेस-फेयर में। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम क्या था, किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब इन्होंने लिखी थी। और इसमें उन्होंने बताया था कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए। और मार्केट का जो दाम है वो डिपेंड होना चाहिए किस पर, डिमांड पे, यानी कि मांग पे, और सप्लाई पे, पूर्ति पे। मांग और पूर्ति का नियम दिया था किसने, एडम स्मिथ ने। इससे और ज्यादा तेजी से प्रोत्साहन मिला किसे, औद्योगिक क्रांति को। गवर्नमेंट ने भी हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, लोग अपने हिसाब से काम करने लगे, अपना सब कुछ चलाने लगे। और 1791 में एक शब्द आ गया सामने जिसका नाम था पूंजीवाद। ये सब कहानी की जड़ है। इस शब्द का, ये शब्द आ गया पूंजीवाद। पूंजीवाद जब ये शब्द आ गया 1791 में, तो पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद का मतलब ये होता है, देखिए सादा उदाहरण शब्दों में समझाता हूँ मैं, सादा शब्दों में, कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैं अपना पैसा लगाता हूँ और पैसा लगा के कितना भी क्या कमाता हूँ, मुनाफा कमाता हूँ, तो मैं एक तरह का कैपिटलिस्ट हो गया, मैं एक तरह का पूंजीवादी हो गया। मैं क्या हो गया, मैं एक तरह का पूंजीवादी हूँ। मैं क्या हूँ, मैं पैसा लगा के क्या करता हूँ, पैसे को कमाता हूँ। यही तंत्र कहलाता है पूंजीवाद। एक व्यक्ति अपना पैसा लगाएगा, पैसा लगा के पैसा कमाएगा, वही कहलाएगा पूंजीवाद। तो ये पूंजीवाद जो शब्द था, इसमें एक शब्द और साथ में जुड़ा हुआ था जो दिखता नहीं था। उस शब्द का मतलब था, उस शब्द था प्रॉफिट। वो शब्द क्या था, वो शब्द था मुनाफा या फिर प्रॉफिट। मुनाफा या फिर प्रॉफिट एक शब्द जो है इस पूंजीवाद के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। पूंजीवाद एक ऐसा तंत्र था जिसे दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। इसका एक ही सिद्धांत है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना ही पूंजीवाद का क्या है, सिद्धांत है। और पूंजीवाद मानता है, या फिर पूंजीवादियों का क्या है, कहना है कि केवल इसका फाइनल गोल है प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि मुनाफा कमाना। अब क्या हुआ साहब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से लोग मुनाफा कमाने में इतना ज़्यादा लग गए कि वो दूसरे लोगों का शोषण करने लगे। दूसरे लोगों का क्या करने लगे, दूसरे लोगों का शोषण करने लगे, उनसे ज़्यादा समय काम करवाने लगे, उन्हें कम वेतन देने लगे, और उनका भारी पैमाने पर क्या होने लगा, शोषण होने लगा। और पूंजीवादियों ने अपनी एक बहुत स्ट्रांग लॉबी तैयार कर ली थी। जब ये सब सिस्टम चल ही रहा था, तब उस समय एक व्यक्ति का जन्म हुआ, क्या नाम है, कार्ल मार्क्स। इनका नाम क्या है, इनका नाम है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का कार्यकाल था 1818 से लेकर 1883 के बीच में। कार्ल मार्क्स का कार्यकाल कहां से कहां तक था, 1818 से लेकर 1883
1983 तक। जब कार्ल मार्क्स ने ऐसा पूंजीवाद का तंत्र देखा, ऐसा पूंजीवाद का सिस्टम देखा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हुए, आहत हुए, और उन्होंने ये कहा कि इस तंत्र में, इस सिस्टम में कहीं पे भी जो है मानवता के लिए कोई जगह नहीं है। इस तंत्र ने क्या कर दिया, इस तंत्र ने विभाजित कर दिया है समाज को दो वर्गों में। एक होते हैं हैव्स, हैव्स मतलब अमीर, हैव्स मतलब अमीर, और हैव नॉट्स मतलब निर्धन। हैव नॉट्स मतलब क्या है, निर्धन। तो मार्क्स के लिए अमीर और निर्धन की व्याख्या क्या थी, हैव्स और हैव नॉट की, वो देखिए जरा। मार्क्स के हिसाब से जो व्यक्ति, जिसके पास संसाधन हैं, जिसके पास रिसोर्सेस हैं, जिस व्यक्ति के पास क्या है, जिस व्यक्ति के पास संसाधन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब संसाधन के जरिए हैं, वो क्या हैं, वो अमीर हैं। और जो इनके लिए काम कर रहे हैं वो कौन है, वो गरीब हैं, निर्धन हैं, हैव नॉट्स हैं। जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं हैं वो क्या हैं, वो हैव नॉट्स हैं। तो मार्क्स ने बताया कि इस पूंजीवादी तंत्र ने हमारा जो समाज है उसे दो हिस्सों में बांट दिया है, एक है हैव्स और एक है हैव नॉट्स। क्लियर हो गया, ठीक है। मार्क्स और मार्क्स के दोस्तों ने यह बताया कि ये पूंजीवाद जो तंत्र है, इनके फ्रेंड थे एंजल, कौन थे, फ्रेडरिक एंजल, इन्होंने मिलकर जो है पूंजीवाद के खिलाफ लिखा है। मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी करते क्या है, पूंजीवादियों ने जो है विभाजन कर दिया है किसका, वर्कर्स का, जो मजदूर वर्ग जो उनके लिए काम करता है उनका विभाजन कर दिया है। किस किस में, व्हाइट कॉलर, कैसा है, व्हाइट कॉलर, सबसे ऊपर के वर्कर व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जो उसके नीचे के लेबरर, जो लेबर वाला काम कर रहे हैं वो क्या है, ब्लू कॉलर, और ये है पिंक कॉलर, वो स्त्रियां जो घरेलू काम में लगी हुई हैं वो कहलाती हैं पिंक कॉलर। तो कहीं ना कहीं मार्क्स ने ये बताया कि इस पूंजीवादी सिस्टम ने जो हमारे जो उनके लिए काम कर रहे हैं हैव नॉट्स, निर्धन वर्ग जो है क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उनका भी आपस में क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया है। तो इसीलिए मार्क्स ने नारा दिया था वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूरों तुम जुड़ जाओ, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। मार्क्स ने कहा था कि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खोने को केवल बेड़ियां हैं, तुम्हारे पास खोने को क्या है, बेड़ियां हैं। तुम अपनी इन बेड़ियों को क्या कर दो, टूट दो, तोड़ दो, और ये जो तुम्हारे बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करे हुए, ये अंतर जो पैदा करे हुए, इस अंतर को खत्म कर दो और तुम सब क्या हो जाओ, एक हो जाओ और उखाड़ के फेंक दो इस पूंजीवाद के सिस्टम को। मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था वर्गों का सिद्धांत या वर्ग संघर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग संघर्ष। क्या है वर्ग और वर्ग संघर्ष, पहले से थोड़ा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मार्क्स ने क्या किया, मार्क्स ने पहले राजा रानियों की खूब सारी हिस्ट्री पढ़ी, खूब सारा इतिहास पढ़ा, तो वो समझ में नहीं आया, बोले ये सब इतिहास बेकार है। जो हमारा हिस्ट्री है ना, जो हमारा इतिहास है वो केवल वर्गों का संघर्ष है। तो मार्क्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, ह्यूमन हिस्ट्री इज नथिंग, ह्यूमन हिस्ट्री इज नथिंग but the history of class struggle। कह रहा मानव इतिहास कुछ नहीं है, मानव इतिहास केवल वर्गों का क्या है, संघर्ष है। मानव का इतिहास कुछ नहीं है, मानव का इतिहास केवल वर्गों का क्या है, संघर्ष है। और बताया वर्गों को उसने कई भागों में क्या किया, विभाजित किया। मार्क्स के हिसाब से वर्ग क्या है, पहले इसको समझिए। मार्क्स ने बताया कि सबसे पहले आदिम साम्यवादी समाज हुआ करता था। आदिम साम्यवादी मतलब इंग्लिश में प्रिमिटिव
कम्युनिस्ट सोसाइटी, इसका मतलब क्या है कि आदिम साम्यवादी समाज कैसा था? आदिम साम्यवादी समाज जो था, आदिम साम्यवादी समाज जो हुआ करता था, उसमें जो है किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती थी। किसी भी व्यक्ति क्या नहीं होती थी? निजी संपत्ति नहीं होती थी, सब सबका होता था। मतलब खेत खलियान बाग बगीचे सब सबका था, सब लोग उसमें आराम से रहते थे। फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि ये आदिम साम्य समाज जो है धीरे से, इसमें अगला जो नया समाज उत्पन्न हुआ उसका नाम था गुलाम समाज। कौन सा समाज आया? उसके बाद आया गुलाम समाज। कौन सा समाज आया? गुलाम समाज आया। उसके बाद आए स्लेव सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी आई? गुलाम समाज आया, यानी कि स्लेव सोसाइटी आई। और धीरे धीरे जो है इसी समाज में से लोगों को गुलाम बनाना क्या किया गया? चालू किया गया। ठीक है, गुलाम समाज के बाद अगला जो समाज आया वो आया समांती समाज। कौन सा समाज आया? समांती समाज का मतलब जिसे हम कहते हैं फ्यूडल सोसाइटी। इसमें फ्यूडल लॉर्ड समांती आ गए। समांतियों ने लोगों को बंधुआ मजदूर बना के थोड़ा थोड़ा क्या कराया? काम कराया। समांती समाज में लोगों को बंधुआ मजदूर करा के क्या कराया? समांतियों ने जो है काम कराया, जमीनों पे धीरे धीरे क्या किया? कब्जा किया। पहले गुलाम समाज आया, फिर उसके बाद समांती समाज आया, और उसके बाद आया पूंजीवादी समाज। कौन सा समाज आया? पूंजीवादी समाज। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो आज हमारी है पूंजीवादी समाज। तो मार्क्स का कहना क्या है कि पहले नंबर पे हमारा कौन सा समाज आया? पहले नंबर पे जो हमारा समाज आया वो था आदिम साम्यवादी समाज, दूसरे नंबर पर गुलाम समाज, तीसरे नंबर पर समांतियों का समाज, और चौथे नंबर पे जो समाज आया वो कौन सा आया? पूंजीवादी समाज आया। और पूंजीवादी समाज के बाद मार्क्स ने ये बताया था कि जो पूंजीवादी समाज है वो बदलेगा किस में? समाजवादी समाज में। कौन से समाज में बदलेगा? वो बदलेगा समाजवादी समाज में। समाजवादी समाज मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी। तो मार्क्स ने यह कहा कि जब लोग पूंजीवाद से त्रस्त हो जाएंगे, लोग पूंजीवाद से क्या हो जाएंगे? त्रस्त हो जाएंगे। जब पूंजीवादी उनका बहुत ज्यादा शोषण कर देंगे तो उसके बाद समाजवादी समाज देखने को मिलेगा। और समाजवादी एक ऐसा समाज होगा जिसके अंदर कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी, सभी संपत्ति राज्य की होंगी, स्टेट की होंगी, गवर्नमेंट की होंगी। सभी संपत्ति किसकी होंगी? गवर्नमेंट की होंगी। और गवर्नमेंट ही ध्यान रखेगी कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू नीड। सबको सबकी काबिलियत के अनुसार और सबको सबकी जरूरत के अनुसार सब कुछ संसाधन देगी। कौन? सरकार। कौन देगी? सरकार। ये कौन सा समाज था? ये कहा समाजवादी समाज आएगा। मार्क्स ने कहा था ये सब आएगा, ये सब जरूर आएगा, ये सब जरूर होगा, लेकिन वर्कर्स यानी कि वो अपील करते थे किससे? मजदूरों से, कि तुम जल्दी से जल्दी इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। समाजवादी समाज के बाद मार्क्स ने कहा था आखिरी जो समाज आएगा वो होगा साम्यवादी समाज। कौन सा समाज होगा? वो होगा साम्यवादी समाज। कौन सा समाज होगा? साम्यवादी समाज होगा, जिसको हम कहते हैं कम्युनिज्म, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब साम्यवादी समाज। मार्क्स की यह परिकल्पना थी इसके लिए कि साम्यवादी समाज वो समाज होगा जिसके अंदर सरकार भी नहीं होगी। जिसके अंदर क्या नहीं होगी? जिसके अंदर सरकार भी नहीं होगी। और साम्यवादी सरकार, वो लोग इतने अपने आप में जिम्मेदार हो जाएंगे फिर लोगों को सरकार की जरूरत नहीं मिलेगी। और यही वर्ग समझाए थे किसने? मार्क्स ने। मार्क्स ने क्या कहा कि पहला हमारा आदिम साम्यवादी समाज था, फिर हमारा गुलाम समाज हुआ, फिर हमारा समांती समाज हुआ, फिर हमारा पूंजीवादी समाज हुआ, उसके बाद समाजवादी समाज हुआ, उसके बाद साम्यवादी समाज हुआ। हालांकि एशिया के लिए एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया था, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कभी एशिया के बारे में। जब मार्क्स ने ये सब बता दिया और कहा कि पूंजीवाद के सिस्टम को क्या करो? उखाड़ के फेंक दो। पूंजीवाद के सिस्टम को क्या कर दो? उखाड़ के फेंक दो। और कहीं ना कहीं मार्क्स की डेथ हो गई। मार्क्स डाइड इन 1883। मार्क्स की डेथ कब हो गई? मार्क्स की डेथ हो गई या मृत्यु हो गई कब? 1883 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई
1883 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई किसकी? मार्क्स की। मार्क्स की मृत्यु हो गई 1883 में। फिर हम क्या देखते हैं, 1914 से 1918 के बीच में शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध। क्या चालू हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। कब? 1914 से 1918 के बीच हमें देखने को मिला प्रथम विश्व युद्ध। हमें क्या देखने को मिला? प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिला। मैं विश्व युद्ध में नहीं जाऊंगा, मैं आपको नेटो से लिंक करके बताऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था उस समय रूस ने। ब्रिटेन के साथ था और फ्रांस के साथ था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ था, ठीक है। और किसका साथ दिया था? ब्रिटेन का साथ दिया था और फ्रांस का साथ दिया था किसने? रूस ने, प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन उस समय जो रूस के शासक हुआ करते थे, इनका नाम है जार निकोलस द्वितीय। इनका नाम क्या था? इनका नाम था रूस के शासक का जार निकोलस द्वितीय। इनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय एक तरह के तानाशाह शासक थे, जिन्होंने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में अपनी केवल कॉलोनी की भूख के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राज्य मेरे अंडर में आ जाए, इसके लिए वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया था। तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ लोगों में क्या था? बहुत गुस्सा था। इसका फायदा उठाकर, इस गुस्से का फायदा उठाकर तख्ता पलट कर दिया। कहाँ? रूस में तख्ता पलट कर दिया इस व्यक्ति ने। और 1917 में रूसी क्रांति हो गई। 1917 में क्या हो गई? 1917 में हो गया रूसी क्रांति, जिसे हम कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन। कब? 1917 में रूसी क्रांति, और तख्ता पलट कर दिया इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति का नाम है व्लादिमीर लेनिन। इस व्यक्ति का नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम है इस व्यक्ति का नाम है लेनिन। इस व्यक्ति का नाम है लेनिन। लेनिन। और इसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। इनका नाम है व्लादिमीर लेनिन। और लेनिन ने कहीं ना कहीं तख्ता पलट कर दिया किसका? रूस में। और जार द निकोलस सेकंड का तख्ता पलट करके हटा दिया या मार डाला, इनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। तख्ता पलट दिया किसने? लेनिन ने। लेनिन ने जब यहां तख्ता पलट दिया तो पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ कि किसी पॉलिटिकल फिलोसोफर, राजनीतिक दार्शनिक की थ्योरी को, सिद्धांतों को जमीन पे उतार दिया। किसने? लेनिन ने। लेनिन ने मार्क्स की विचारधारा को, लेनिन ने करा क्या? लेनिन ने मार्क्स की विचारधारा को जमीन पर उतार दिया। लेनिन ने करा क्या? लेनिन ने इनकी विचारधारा जो थी, इससे क्या कर दिया? जमीन पर उतार दिया। लेनिन ने इनकी विचारधारा को जमीन पर उतार दिया और लागू कर दिया रूस में समाजवाद। जो इनका एक वर्ग था, जो इन्होंने बताया था समाजवाद, इसे हम कहते हैं सोशलिज्म। क्या लागू कर दिया? सोशलिज्म लागू कर दिया, समाजवाद लागू कर दिया। कहां पे? रशिया में या रूस में समाजवाद लागू कर दिया। किसने? लेनिन ने। और लेनिन ने क्या किया? जितनी भी निजी संपत्ति थी सबको कब्जा कर लिया। और निजी संपत्ति कब्जा करने के बाद सभी कुछ को क्या कर लिया? राज्य के अधीन कर दिया। और सब कुछ वो ऐसे ही चलाने लगा कि जैसा सिद्धांत किसने बताया था? मार्क्स ने बताया था। और कहीं ना कहीं समाजवाद स्थापित कर दिया किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। महान विचारक थे मार्क्स। इनके विचारधाराओं को क्या किया? इन्होंने जमीन पे उतार दिया। किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। कोई बात नहीं, लेनिन ने समाजवाद लागू कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि लेनिन की जो ये विचारधारा थी, जो समाजवाद की विचारधारा थी, बहुत जल्दी 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 क्या होने लगी? आसपास के देशों में भी फैलने लगी। और कहीं ना कहीं 1922 तक आते आते, कहाँ तक आते आते? 1922 तक आते आते रूस बदल गया यूएसएसआर में। रूस काय में बदल गया? रूस बदल गया यूएसएसआर में, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये कहीं ना कहीं रूस प्लस
15 देशों का समूह था। कितने देशों का समूह था? 15 रूस प्लस 15 देशों का समूह था, ये कहलाया यूएसएसआर। टोटल 15 देशों का जो समूह था ये क्या कहलाया? ये कहलाया यूएसएसआर। देखिए ये जो 15 देशों का जो संगठन था, रूस को मिला के 15 देशों का संगठन था, यही कहलाया यूएसएसआर। ठीक है, 1922 तक आते आते रूस कायम में बदल गया। ये है रूस, इतना बड़ा रूस है, और रूस ने जो है आसपास के अपने देशों को अपनी विचारधारा में जोड़ लिया, और ये कहीं ना कहीं कहलाने लगे क्या? यूएसएसआर। यूएसएसआर बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया। जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करेगा? सैंक्शन लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा वर्साई की संधि के बाद। और कहीं ना कहीं जर्मनी में उदय हुआ किसका? हिटलर का। जर्मनी में किसका उदय हुआ? हिटलर का। और कहीं ना कहीं इटली में जन्म हुआ मुसोलिनी का, और जापान में सैन्य शासन आ गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 में क्या आ गया? 1939 में आ गया द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि चला 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ तक चला? 1939 से लेकर 1945 तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का परिप्रेक्ष्य में ऐसा दिखा कि दुनिया में केवल दो ही ताकतें रह गई, यूएसए एक तरफ और यूएसएसआर एक तरफ। यूएसए और उसके सहयोगी समर्थक थे किसके? पूंजीवाद के। किसके समर्थक थे ये? पूंजीवाद के समर्थक थे। एडम स्मिथ को याद करिए। और ये थे समाजवाद के। ये किसके थे? ये समर्थक थे किसके? समाजवाद के, यूएसएसआर वाले। दो ही पावर बची। हिटलर का अंत हो गया। हिटलर का क्या हो गया? अंत हो गया। हालांकि हिटलर का अंत करने में यूएसएसआर ने बहुत ज़्यादा क्या की थी, लास्ट में स्टालिन जो है अपनी फोर्सेस को लेकर पहुंचे थे, और उन्होंने जो है क्या किया था? दमन किया था किसका? हिटलर का। तो इसीलिए ये बात डिसाइड हुई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कि भाई देखो, जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। जर्मनी के क्या होंगे? दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। जो पश्चिमी जर्मनी है, कौन सा जर्मनी है? जो पश्चिमी जर्मनी है, क्या है? पश्चिमी जर्मनी है, वो रखेंगे यूएसए। कौन रखेंगे? यूएसए एंड कंपनी रखेगी। जबकि पूर्वी जर्मनी, कौन सा जर्मनी? पूर्वी जर्मनी रखेगा यूएसएसआर और उसके सहयोगी दल। कौन रखेगा पूर्वी जर्मनी? पूर्वी जर्मनी को रखेंगे यूएसएसआर। जर्मनी के भी दो हिस्से कर दिए गए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। फिर ये बात हुई कि भाई राजधानी बर्लिन है। राजधानी क्या? जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। तो बर्लिन में भी बीच में एक दीवार खींच दी गई। बर्लिन में भी बीच में क्या किया गया? बर्लिन में भी बीच में एक दीवार खींच दी गई, और कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया गया बर्लिन को भी एक दीवार खींच के, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में। पश्चिमी बर्लिन कौन रखेंगे? यूएसए एंड कंपनी। ठीक है, और पूर्वी बर्लिन कौन रखेंगे? यूएसएसआर एंड कंपनी। ठीक है, तो बर्लिन के भी दो हिस्से कर दिए गए। बर्लिन के भी क्या कर दिए गए? दो हिस्से कर दिए गए, ईस्ट जर्मनी और ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब कोल्ड वॉर का एरा चालू हो गया। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में शीत युद्ध चालू हो गया। अब ये होड़ मच गई कि वर्ल्ड में ताकत सबसे बड़ी कौन है, या तो यूएसए है या फिर यूएसएसआर है। वर्ल्ड में कहीं ना कहीं क्या मच गई? होड़ मच गई। तो होड़ मच गई वर्ल्ड में। तो हुआ ऐसा, 1946 में ग्रीक का युद्ध हुआ। 1946 में क्या हुआ? 1946 में ग्रीक का युद्ध हुआ। ग्रीक में सिविल वॉर हुआ। मतलब सिविल वॉर ये होता है गृह युद्ध। गृह युद्ध, सिविलियन आपस में लड़ने लगे। ग्रीक में सिविल वॉर हुआ। तो जब ग्रीक में सिविल वॉर हुआ तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर ने ग्रीक को अपनी तरफ लेने की कोशिश करी कि भाई हमारी तरफ आ जाओ। ठीक है साहब। टर्की 1947-48 में टर्की भी जो है, टर्की में भी क्या हो गया? विद्रोह हो गया था। तो टर्की बेसिकली क्या है? टर्की में यूएसएसआर हमेशा चाहता था कि टर्की उसकी तरफ आ जाए। क्यों? क्योंकि टर्की जो है वो कंट्रोल करता था दो जल संधियों को। एक जल संधि है बोस्पोरस की। ये देखिए, ये कौन सी जल संधि है? ये बोस्पोरस की जल संधि है, जो कि जोड़ती है काले सागर को मरमरा सागर से। काले सागर को कैसे जोड़ती है? मरमरा सागर से जोड़ती है। और डार्डेनल की जल संधि है। कौन सी जल संधि है? डार्डेनल की जल संधि, जो कि जोड़ती है मरमरा सागर को भूमध्य सागर से। मरमरा सागर को कैसे जोड़ती है?
नीचे वाला भूमध्य सागर है, नीचे वाला कौन सा सागर है, ये भूमध्य सागर है। तो कहीं ना कहीं रूस के लिए, बड़े मैप में देखते हैं, कहीं ना कहीं रूस के लिए कहाँ पे, भूमध्य सागर में जाने का रास्ता जो था वो केवल टर्की के थ्रू ही जाता था। कहाँ जाता था, देखिए ये टर्की है, ये क्या है, ये टर्की है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे जो स्ट्रेट है, ये जो जल संधि है, नीचे डार्डेनल की जल संधि है और ऊपर बोस्पोरस की जल संधि है। तो इसके थ्रू कहीं ना कहीं रूस अंदर जाना चाहता था। तो इसलिए चाहता था कि टर्की का ये जो नियंत्रण है वो किसके पास आ जाए, रूस के हाथ में आ जाए। हुआ ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो है हमने थोड़े से विद्रोह, यूगोस्लाविया में भी विद्रोह हुए, यूगोस्लाविया में भी क्या हुए, विद्रोह होने लगे। इतने बीच में कहीं ना कहीं दोनों ने ऐसी कोशिश करी, यूएसए और यूएसएसआर ने, कि ये दोनों या ये सारे जितने भी देश हैं या मेरी तरफ आ जाएं, या उसने कहा ये मेरी तरफ आ जाएं। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि ये देखिए, इनका नाम था जॉर्ज सी मार्शल, जॉर्ज सी मार्शल। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉर्ज सी मार्शल। और ये अपने साथ लेकर आए थे मार्शल प्लान। कौन सा प्लान लेकर आए थे, मार्शल प्लान लेकर आए थे 1947 में। कब लेकर आए थे, 1947 में, 1947 में ये मार्शल प्लान लेकर आए थे। कौन सा प्लान लेकर आए थे, मार्शल प्लान लेकर आए थे 1947 में। और मार्शल प्लान ये कह रहा था कि जो जो देश जिनकी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड वॉर में ध्वस्त हो गई है वो हमसे लोन ले लें। वो हमसे क्या ले लें, अमेरिका से क्या ले लें, अमेरिका से लोन ले लें। वो अमेरिका से लोन ले लें और अपनी जो है अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाने लगे। तो ये बात उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे हेनरी ट्रूमान। याद रखना, ट्रूमान जो थे क्या उस समय, ट्रूमान उस समय जब मार्शल प्लान आया था तो यूएस के उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, हेनरी एस ट्रूमान। तो इसे कहीं ना कहीं ट्रूमान डॉक्ट्रिन भी लिखकर आ जाता है, ट्रूमान डॉक्ट्रिन भी इसको कहीं कहीं लिख के दे देते। ट्रूमान डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान बात एक ही है। उसके बाद क्या हुआ साहब, सोवियत यूनियन को ये बात पसंद नहीं आई। सोवियत यूनियन को ये बात पसंद नहीं आई कि तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आप लोग अपने इन देशों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मार्शल प्लान से अमेरिका की कोशिश थी कि वो कहाँ घुसे, वो यूरोप में घुसे। कहाँ घुसे, पश्चिमी पूर्वी यूरोप में घुसे, उन देशों में घुसे जो किसका हिस्सा है, यूएसएसआर का हिस्सा है। कहीं ना कहीं यूएसएसआर को ये वाली बात समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, यूएसएसआर को ये बात क्या नहीं आई, समझ में नहीं आई। उस समय फिर हुआ क्या, 1948 में 1948 में यहाँ पर एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं ब्रुसेल संधि। कौन सी संधि हुई, ब्रुसेल संधि हुई 1948 में। नीदरलैंड, देश का नाम क्या है, नीदरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यूके और फ्रांस, 5 देश, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यूके और फ्रांस। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यूके और साथ में फ्रांस। ये 5 देशों ने जो है क्या किया, ब्रुसेल संधि साइन करी। कौन सी संधि साइन करी, ब्रुसेल संधि क्या की, साइन करी। और ब्रुसेल संधि एक प्रकार का सैन्य एग्रीमेंट था कि अगर निकट भविष्य में कभी यूएसएसआर अटैक करता है तो ये 5 मिलकर क्या करेंगे, इसको जवाब देंगे। इसको क्या देंगे, जवाब देंगे। फिर हुआ क्या कि अमेरिका ने अपने यहाँ वेंडनबर्ग रेजोल्यूशन, एक संधि थी वेंडनबर्ग रेजोल्यूशन, मतलब उनको अमेरिका में अगर आप कुछ भी अगर संधि बंदी साइन करेंगे तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है। तो ये वेंडनबर्ग रेजोल्यूशन यही था कि अमेरिका ने भी अपनी पार्लियामेंट से क्या कर दिया, पास करा दिया वेंडनबर्ग रेजोल्यूशन। और ये कहीं ना कहीं किसका मेंबर बन गया, नेटो का मेंबर बन गया। 1950 में नेटो का जो है क्या हो गया, मेंबर बन गया। और लगभग 12 देशों ने एक सैन्य संगठन तैयार करा यूएसएसआर के खिलाफ जो कहलाया नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वो इसीलिए बनाया गया था कि अगर किसी भी स्थिति में अटैक करता है यूएसएसआर तो हमारे 12 के 12 देशों की फोर्सेस मिलकर क्या देंगी, जवाब देंगी यूएसएसआर को। अब क्या हुआ, हालांकि एक बात समझ लीजिए कि ऐसा सैन्य संगठन बनाने की जरूरत इसलिए भी पड़ गई कि यूएन में भी आर्टिकल 51 है, अनुच्छेद 51 है यूएनओ का
आर्टिकल 51 है वो ये कहता है कि अगर यूएन के किसी देश के ऊपर कोई देश अटैक करता है तो उसकी यूएन की संयुक्त सेना उस पर क्या कर देगी, आक्रमण कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम उस समय ये थी कि रशिया जो था, रशिया यानी कि यूएसएसआर, उसके पास वीटो पावर थी। उसके पास कौन सी पावर थी? उसके पास वीटो पावर थी। ऐसी स्थिति में अगर कभी ये देश मिलकर क्या करते, उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कर देता, वीटो कर देता। हालांकि सबसे ज्यादा बार वीटो का प्रयोग किया गया उस जमाने में, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो बहुत ज्यादा क्या किया गया था, वीटो का प्रयोग किया गया था। इसीलिए आर्टिकल 51 उस समय काम का नहीं था, इसीलिए नेटो को तैयार किया गया। हालांकि नेटो में भी आर्टिकल 5 यही कहता है कि अगर किसी नेटो कंट्री के ऊपर आक्रमण होगा तो सब देश मिलकर क्या कर देंगे, उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। आगे देखते हैं। तो नेटो, आज स्थिति नेटो की क्या है? आज नेटो की स्थिति यह है कि नेटो 30 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है? 30 देशों का समूह है क्या नेटो। नेटो कितने देशों का समूह है? जिसमें 28 देश तो यूरोपियन यूनियन के हैं, एक आपका कौन है, एक अमेरिका है, एक कनाडा है। तो ये जो है नेटो के ग्रुप हैं। आगे बात करते हैं। तो जब नेटो आगे बढ़ने लगे, हम जब नेटो में क्या होने लगे, आगे बढ़ने लगे, 1950 में जब नेटो बन गया तो कहीं ना कहीं संयुक्त यूएसएसआर को, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी ये लगने लगा कि हमें भी कोई एक ऐसी संधि बनानी चाहिए तो हम नेटो को क्या दे सकें, जवाब दे सकें। तो हुआ उस समय ऐसा कि पूर्वी जर्मनी ने, ईस्ट जर्मनी ने क्या किया, ईस्ट जर्मनी ने उस समय, सॉरी वेस्ट जर्मनी उनका हिस्सा होगा, वेस्ट जर्मनी ने क्या किया, जो उस समय की वेस्ट जर्मनी थी, क्योंकि वेस्ट जर्मनी किसे मिली थी, यूएसए को। वेस्ट जर्मनी किसे मिला था, यूएसए को मिला था। पहले बताया था आपको, वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन कर लिया था किसे, वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन कर लिया था नेटो को 1955 में वेस्ट जर्मनी ने किसे ज्वाइन कर लिया था, नेटो फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था। तो कहीं ना कहीं खलबली मच गई थी यूएसएसआर वाले गुट में। तो उन लोगों ने आपसी एक संधि करी जिसे हम कहते हैं वॉर्सोवा पैक्ट। वॉर्सो एक राजधानी है, वॉर्सो राजधानी कहाँ की है, पोलैंड की राजधानी है वॉर्सोवा। तो वॉर्सोवा संधि के साथ, वॉर्सो संधि के साथ इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी अपना एक तरह का सैन्य संगठन तैयार किया। किसके खिलाफ, नेटो के खिलाफ। वॉर्सो संधि के साथ भी इन लोगों ने क्या किया, एक सैन्य संगठन तैयार करा जिसमें अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी थे। इसमें युगोस्लाविया को छोड़ के सभी देशों ने जो है अपना भी एक संगठन बनाया जो कहलाया वार्सोवा पैक्ट। कौन सा पैक्ट कहलाया, वार्सोवा पैक्ट कहलाया। कहानी चलती रही, कहानी चलती रही। कहानी के चलते चलते क्या देखा गया कि अब कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन का टूटना चालू हो गया। क्या चालू हो गया, सोवियत यूनियन जो 15 देशों का गुट था वो कहीं ना कहीं क्या होने लगा, टूटने लगा। अच्छा, कि टूटने क्यों लगा, देखिए हुआ क्या था कि लेनिन ने कमांड संभाली थी। 1924 में लेनिन की डेथ हो गई। 24 के बाद स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, कहीं ना कहीं 53 में स्टालिन की डेथ हो गई। उसके बाद निकिता क्रुश्चेव, और फाइनली जब लास्ट में था, जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, तो मिखाइल गोर्बाचेव। गोर्बाचेव हालांकि पॉलिसी लेकर आए थे किसकी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी रूस को बचाने की, लेकिन कहीं ना कहीं रूस का बाद में क्या हो गया, विघटन हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये हिस्ट्री का टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विघटन क्यों हुआ था, लेकिन इन लोगों ने बहुत कोशिश करी। लेनिन ने तो बनाया था, स्टालिन के ज़माने में अच्छा था, निकिता क्रुश्चेव के ज़माने में युद्ध ज़्यादा होने लगे, और फाइनली गोर्बाचेव के ज़माने में क्या होने लगा, टूटने लगा। और कहीं ना कहीं 1990 से देश जो है यूएसएसआर से क्या होने लगे, अलग होने लगे। 1990 में लिथुआनिया, 1990 में टूट गया क्या, 1990 में टूट गया लिथुआनिया, फिर जॉर्जिया, फिर लाटविया, फिर बेलारूस, फिर अजरबैजान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। कहीं ना कहीं 1991 तक आते आते संयुक्त राष्ट्र संघ में से, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसएसआर में से देशों का क्या देखने लगे हम लोग, विघटन हमें देखने को मिला।
अब क्या हुआ, जब देशों का विघटन हमें देखने को मिला, किसमें से, यूएसएसआर में से। यूएसएसआर में से जैसे ही देशों का विघटन हमें देखने को मिला तो हम ये देखते हैं कि देशों ने जाके ज्वाइन करने लगे नेटो को। देश किसे ज्वाइन करने लगे, नेटो को ज्वाइन करने लगे। 1949 में जब नेटो बना था तो उस समय 12 मेंबर थे, जैसा मैंने आपको बताया था। कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे। 52 से 90 के बीच में, 52 से 90 के बीच में 4 ही देशों ने नेटो को ज्वाइन किया। ग्रीस ने, 55 में टर्की ने, जर्मनी ने, स्पेन में 1955 में जर्मनी ने, और 1982 में स्पेन ने क्या किया, नेटो को ज्वाइन कर लिया। 52 से 90 के बीच में केवल हमें कितने देश देखने को मिले, 4 देश देखने को मिले। जब विघटन हो गया किसका, सोवियत संघ का, तो उसके बाद 1999 में पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी, 3 देशों ने और नेटो को ज्वाइन कर लिया। और 2004 से 2009 के बीच में झड़ी लग गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देशों ने 2004 से लेकर 2009 तक किसे ज्वाइन किया, नेटो को ज्वाइन किया। कितने देश थे वो, 9 देशों ने नेटो को क्या कर लिया, ज्वाइन किया। 9 देशों ने नेटो को क्या किया, ज्वाइन किया। 2017 से 2020 के बीच में 2 देशों ने और ज्वाइन किया, वो था मोंटीनेग्रो और नॉर्थ मैसिडोनिया। तो कहीं ना कहीं नेटो में जो संगठन था वो लगातार क्या करता गया, बढ़ता गया। लेकिन ये चिंता का विषय सबसे ज़्यादा रूस के लिए क्यों बना, देखिए चिंता का विषय रूस के लिए इसीलिए बना, पहले आप रूस को समझिए। ये रूस है, ये है रूस। अब रूस के जो बॉर्डर वाले देश थे, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों ने 2004 से 2009 के बीच में ही ज्वाइन कर लिया था। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों ने क्या करा था, पहले ही ज्वाइन कर लिया था 2004 से 2009 के बीच में। नॉर्वे इसका फाउंडिंग मेंबर था, क्योंकि नॉर्वे की बाउंड्री यहाँ मिलती है रूस से। अब हुआ क्या कि यूक्रेन, ये जो देश है, क्या नाम है, यूक्रेन, जब इसने अप्लाई करा कहाँ के लिए, नेटो के लिए, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बढ़ गया रूस के लिए, क्योंकि यूक्रेन का बहुत बड़ा बॉर्डर, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा इसको जूम कर दें, अब दिख रहा है, अब देखिए, अब क्लियर होगा। हुआ क्या है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन्होंने पहले ही ज्वाइन कर लिया। और कहीं ना कहीं जो है यूक्रेन जो था, इसने नेटो को ज्वाइन नहीं करा था। यूक्रेन की देखिए इतनी लंबी बाउंड्री मिलती है किससे, रूस से बाउंड्री मिलती है, इतनी लंबी किसकी, यूक्रेन की। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन ने तो ज्वाइन नहीं किया था। अब जब यूक्रेन ने भी अप्लाई कर दिया कि हम भी नेटो के क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नेटो से खतरा मंडराने लगा किसकी खोपड़ी पे, रूस की खोपड़ी पे। तो कहीं ना कहीं रूस को ये बात क्या लगी, बहुत खल गई कि भाई अगर यूक्रेन भी मेंबर बन जाएगा तो हमारी जो सैन्य सुरक्षा है या फिर जो हमारी मिलिट्री सुरक्षा है उस पर क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। अब क्या हुआ ये कि देखिए एक बात समझिए, रूस जो है ना, रूस जो है वो इतना पागल नहीं है कि वो इतने से ज़रा से क्रीमिया के लिए पूरे युद्ध या पूरे दुनिया के देशों से क्या लिया जा रहा है, लोहा लिया जा रहा है। देखिए ये जो क्रीमिया का जो हिस्सा है ना, ये क्रीमिया वाला हिस्सा, ये कहीं ना कहीं रूस का ब्लैक सी से होते हुए कहाँ पे जाने का मार्ग खोलता है, भूमध्य सागर में इसका मार्ग खोलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है क्या, क्रीमिया का हिस्सा किसके लिए, रूस के लिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे वो भूमध्य सागर में क्या कर सकता है, जा सकता है। हालांकि अगर आप रूस की बात करो तो रूस में विश्व की 10% भूमि है। 1867 में रूस ने कौड़ियों के भाव अमेरिका को भेज दिया था अलास्का। 1 एकड़ की जमीन 2 सेंट में बेची थी। 1 एकड़ जमीन कितने सेंट में बेची थी, 2 सेंट में बेच दी थी। 1 एकड़ की जमीन किसे, अलास्का बेच दिया था, किसे, यूएसएसआर को, इसीलिए बेच दिया था कि संभाल ही नहीं मिल रही थी, इतनी बड़ी जमीन का हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि इतने से यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया के लिए क्यों लड़ा जा रहा है। एक तो ये रास्ता है, एक क्या है, रास्ता है। दूसरी बात, अगर यूक्रेन कहीं ना कहीं नेटो का मेंबर बन गया तो इनकी सैन्य सुरक्षा पे क्या है, क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा कि भाई क्या है, नेटो यहां तक पहुंच गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो नेटो के इन्होंने वॉर किया, नेटो पे इन्होंने हमला किया। हालांकि ये बड़े शांति प्रिय देश है दोनों, कौन, स्वीडन और फिनलैंड। अगर आप देखोगे ना हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हमेशा फिनलैंड क्या आता है, फर्स्ट आता है। तो हुआ ये जो आक्रमण किया किसने,
रूस ने यूक्रेन के ऊपर, तो अब इस समय अप्लाई कर दिया है, पता है किसने? फिनलैंड ने भी और स्वीडन ने भी। ये जो देश है ना फिनलैंड स्वीडन, इन्होंने भी अप्लाई कर दिया कि हमें भी भैया नेटो का मेंबर बना लो, हमें किसके कहर से बचा लो? हमें रूस के कहर से बचा लो। तो अब देख रहे हो फिनलैंड की बाउंड्री भी तो 1000-1200 किलोमीटर लंबी होगी, कम से कम रूस से मिलती होगी। तो अब ये एक सवालिया निशान है, अब ये क्वेश्चन मार्क बन गया किसकी जिंदगी में? रूस की। तो अब फिनलैंड पे आक्रमण करना आगे चल के, अब फिनलैंड पे आक्रमण करना, तो कहीं ना कहीं नेटो का मेंबर बनने से किसके? यूक्रेन के। रूस को बहुत ज्यादा क्या है? परेशानी है। रूस को क्या है? बहुत ज्यादा परेशानी है किसके मेंबर बनने से? नेटो के मेंबर बनने से। हालांकि अभी ऐसा है नहीं कि अप्रूवल मिला नहीं है, अभी फिनलैंड को अप्रूवल मिला नहीं है कि वो इसका मेंबर, नेटो का मेंबर बनेगा या नहीं, लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि रूस का उस समय क्या होगा। अब देखिए वर्तमान में रूस कर क्या रहा है? तेल के सैंक्शन लग गए, तो भारत को क्या कर रहा है? सस्ते दाम में क्या बेच रहा है? तेल बेच रहा है। सस्ते दाम में क्या बेच रहा है? तेल बेच रहा है। तो आई एम होपफुल कि आपको नेटो के बारे में सब जानकारी मिल गई होगी कि नेटो का इतिहास क्या था, नेटो कहाँ से शुरू हुआ था, नेटो क्या था और क्या नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।